बीजेपी का कुशासन इस समय सिर चढ़कर बोल रहा है और उस पर मोदी जी की चुप्पी से जनता की सहनशीलता भी जवाब देने लगी है। इस समय मोदी सरकार और बीजेपी इंदौर के दूषित जल वाले मामले में बुरी तरह फंस गए हैं और आज राहुल गांधी ने एक पोस्ट में लिखा है कि मध्य प्रदेश कुशासन का एपिसेंटर बन चुका है। आइए जरा राहुल गांधी के इसी ट्वीट से, उनके वक्तव्य से, बयान से जरा आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ लिख रहे हैं इंदौर के मसले पे पहले ये सामने रखता हूं। राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब जब गरीब मरते हैं मोदी जी हमेशा की तरह खामोश हो जाते हैं, खामोश रहते हैं। ये बात यहां कह रहे हैं साफ साफ राहुल गांधी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले नरेंद्र मोदी जी हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन हैं। ये वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 8वीं बार सबसे साफ शहर का खिताब जीता। यह शर्मनाक बात है कि यहां पर भाजपा के निकम्मेपन के चलते लोग साफ पानी के मोहताज हैं। उन्होंने कहा है आगे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि 11 साल से देश केवल लंबे चौड़े भाषण, झूठ प्रपंच, खोखले दावे, डबल इंजन की डींगे सुन रहा है। जब मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो वो गाली गलौज पर उतर आते हैं, सत्ता के अहंकार में उल्टा पत्रकार पर हावी हो जाते हैं। खड़गे ने यह भी कहा है कि जल जीवन मिशन समेत हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली है। याद दिलाना जरूरी है कि जल जीवन मिशन का 10% फंड दूषित पानी को साफ करने के लिए दिया जाता है। दूषित पानी को साफ किया जाए, क्लीन किया जाए और उसके बाद यह पहुंचाया जाए लोगों तक पीने का पानी बनाकर। और यह बात यहां कह रहे हैं कि 10% जल दिया जाता है, लेकिन आखिर दूषित पानी कैसे मिल गया? सीवर का पानी कैसे पीने वाले पानी में मिला दिया गया और लोगों की मौत हो गई? कांग्रेस के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता उमा भारती ने भी अपनी ही पार्टी में इस्तीफे और प्रायश्चित की मांग भी की है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। उमा भारती यहां लिख रही है, नंबर 1, इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है हमारी चली नहीं? इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? नंबर 2, जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर कैसे बैठे हुए बिसलरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? तीसरा नंबर, ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। इससे पहले भी मोहन यादव सरकार को घेरते हुए उमा भारती ने 2 लाख के मुआवजे पर लिखा था कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी है उन्हें अधिकतम सजा देनी होगी। ये उमा भारती इसी मसले पे लिख रही हैं।
आपको याद होगा दोस्तों कि इससे पहले कफ सिरप कांड में भी बीजेपी ने ऐसे ही मुआवजे का ऐलान कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार बुरी तरह फंस गई है और साथ ही मोदी का अब तक का चुप रहना भी बता रहा है कि उन्हें आम लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। वैसे मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे बीजेपी शासित राज्यों से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। आज ही उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल का एक बयान सामने आया है। वीडियो में एक अविवाहित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गिरधारी लाल कह रहे हैं कि लड़कियों की कोई कमी नहीं है और बिहार में तो 20-25 हजार रुपए में शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं। जरा सुनिए क्या कह रहा, अभी आप देख ही रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ में भी एक भयानक खबर सामने आई है वहां से कि 27 दिसंबर को रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कोयला खनन के विरोध में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और नाराज भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी, पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पत्थर फेंके और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। चूंकि पुलिस की संख्या कम थी और उन्हें पीछे हटना पड़ा और इस बीच एक महिला कांस्टेबल को अकेला देखकर कुछ पुरुषों ने उसे घेर कर उसके कपड़े फाड़े, जबकि वो अपील करती रही कि वो केवल अपनी ड्यूटी कर रही हैं। वो पुलिस कर्मी रोते हुए बोलती रही कि भाई मुझे छोड़ दो, मैंने किसी को नहीं मारा। इस दिल दहलाने वाली घटना का वीडियो भी सामने आया, जिस पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने इंस्टाग्राम पर धुंधला वीडियो कर अपलोड किया इस वीडियो को और कैप्शन में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुरुषों द्वारा एक महिला कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार करने और उसके कपड़े फाड़ने का वीडियो दिल दहला देने वाला है। जब महिला पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आम नागरिकों का क्या होगा? यह स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा के मोर्चे पर 2 इंजन वाली भाजपा सरकार पूरी तरह विफल रही है। तो यह साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि मोदी जिसे सुशासन कहते हैं या डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, वैसा जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि आम लोगों की तकलीफें बढ़ती ही जा रही हैं। ध्यान भटकाने के लिए ईवीएम पर लोगों का भरोसा जैसी खबरें लाई गई तो उसकी भी पोल अब कांग्रेस ने खोल दी है। दरअसल डेक्कन हेराल्ड अखबार है, आप जानते हैं दक्षिण भारत का, डेक्कन हेराल्ड की लीड स्टोरी में ईवीएम पर लोगों से भरोसा कैसे बढ़ा है या ईवीएम पर लोगों के भरोसे के बारे में जो लिखा गया है, उस लीड स्टोरी को लेकर खूब आज अलग अलग खबरें प्रसारित की गई और खासकर कर्नाटक में स्टोरी ये देखिए यहां, मोस्ट सिटीजन्स ट्रस्ट पोल्स एंड ईवीएम्स शोज सर्वे, ये बात वहां की कही गई है कर्नाटक की, ये है डेक्कन हेराल्ड की। इस स्टोरी को एक सर्वे के आधार पर बनाया गया है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता प्रवक्ता, उन्होंने इस सर्वे की पोल खोलकर बता दिया है कि चुनाव आयोग से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक यानी पीएमओ तक कितने फ्रॉड से भरे हुए हैं। आइए जरा सुनिए। तो बड़े लेवल पर जो फ्रॉड खेला जा रहा है उस फ्रॉड का यहां उसकी पोल खोल कर रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। ये डेक्कन हेराल्ड की खबर है। यह साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है वो बेबुनियाद नहीं है और इसीलिए ऐसे सर्वेज और ऐसी स्टोरीज पेश करने पड़ रहे हैं सरकार को, वरना पहले तो ऐसी जरूरत कभी नहीं पड़ती थी। अब बंगाल में भी एसआईआर और चुनाव आयोग की मनमानी के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यह काम कर ही रहे हैं। बीजेपी जितनी रणनीतियां बना रही है उसके अपने कुशासन से वो सारे दांव फेल हो रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, वायरल वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये देखिए, पुलिस जो है वो मशीन से नागरिकता जांच रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, और ज्यादा दूर नहीं, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की यह तस्वीर है। और यहां पर बिहार से आए हुए ये लोग हैं, बिहार के रहने वाले, लेकिन जब आते हैं इनके मोहल्ले में, इस गांव में, तो यहां पर मशीन लगाकर जरा इनके बीच की बातचीत सुन लीजिए। इससे आपको हंसी भी आएगी और तकलीफ भी होगी और तरस भी आपको आएगा सरकार के ऊपर। सुनिए दोस्तों कि ये मशीन कौन सी आ गई है जिसको आपके बॉडी पे टच करते ही पता चल जाता है कि आप बांग्लादेश से आए हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। लेकिन इन साहब लोगों के पास, बड़े लोग हैं, कानून के रखवाले हैं, इनके पास वो मशीन है और इसका इन्वेंशन हो चुका है हमारे देश में, ये पता नहीं था। पता करना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण है। हंसी आती है लेकिन तकलीफ है कि आखिर ये डबल इंजन की सरकार वाले उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है। तो आइए दोस्तों, कुशासन की बात कर रहा हूं और आप लोगों ने देखा अलग अलग राज्यों
जिसमें इंदौर यानी मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, उत्तराखंड के बाद बिहार, वहां भी डबल इंजन की सरकार, और उत्तराखंड से बिहार तक क्यों क्यों हलचल मची हुई है। इन सब के बीच आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, पश्चिम बंगाल कैसे एसआईआर और तमाम मसलों पे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ, लिंचिंग करने की कोशिश हुई वहां एक महिला कांस्टेबल की, और वहां भी छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार है। और इसके साथ साथ आप दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं अगर तो दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या कुछ चल रहा है उसकी पोल खोल रही थी यहां सुप्रिया श्रीनेत। आज चर्चा करेंगे कि क्या अब बीजेपी की पोल खुलना शुरू हो चुका है, विपक्ष ने जमकर कैसे घेरा है यहां पर बीजेपी को, और बीजेपी के कुशासन की कैसे खुल रही है पोल, इस पे आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवा। आप कैसे देखते हैं, इंदौर की बात हो चाहे इधर गाजियाबाद की बात हो? जी, मुझे लगता है कि इंदौर के साथ साथ गाजियाबाद पे भी चर्चा खूब होनी चाहिए, और गाजियाबाद में जो मशीनें दिखाई जा रही हैं इसको सिर्फ मतलब उपहास में नहीं उड़ा देना चाहिए। ये हो सकता है गंभीर कोई इस तरह की मशीन आ भी गई हो, क्योंकि आपको याद होगा कि अमित शाह जी सदन में खड़े होकर एक बिल पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि वो जांघों के नमूने लिए जाने हैं, आँखों के नमूने लिए जाने हैं, सब कुछ नमूने लिए जाने हैं, और वो सब स्टोर रहेंगे। ये एक बिल पेश कर रहे थे, उसको लेकर था वो। और राजीव जी, ये जो आधार कार्ड बने हैं, आधार के जरिए जो आपकी पुतलियाँ और ये सब जो ली गई हैं, तो इस पे तो पहले आधार को लेकर पहले भी आरोप लगते रहे कि ये जनसंहार का एक अस्त्र है, और इसी के जरिए जो है वो बड़ी आबादी को मिटाने की कोशिशें होंगी। मतलब ये सब जो है रासायनिक हथियार की तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे क्या, इसको लेकर चिंताएं पहले भी व्यक्त की जाती रही हैं। तो क्या वास्तव में इस तरह की कोई मशीन आ गई है जो देश को नहीं मालूम है, और इन अधिकारी जो है पुलिस के अधिकारी इनके पास पहुंच गई है? ये भी राजीव जी एक हो सकता है, मतलब एक शंका जो है वो पैदा होती है अगर इस तरह की चीज़ वास्तव में कुछ है, मशीन लगा के जांच किया जा रहा है। मशीन से ये तो मालूम नहीं पड़ेगा कि आदमी बांग्लादेश का ही कहाँ का है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका डीएनए क्या है, गुणसूत्र क्या है, ये सारी चीज़ें तो पता चल सकती हैं। तो क्या इसके जरिए कोई खेल हो रहा है, वास्तव में हो रहा है? इस पर राजीव जी मुझे लगता है देश में चिंताएं बढ़नी चाहिए, क्योंकि आधार को लेकर और ख़ासतौर से बायोमीट्रिक पहचान इसको लेकर पहले भी बहुत शंकाएँ उठती रही हैं कि इसके पीछे कुछ हो सकता है, तो ये एक बड़ा मसला हो सकता है। बाकी राजीव जी, अब ये जिस तरीके से किया जा रहा है, अब जस्टिस गवई जो थे, सीजीआई थे, जब उन्होंने बुलडोजर को लेकर बहुत सख्त फैसला दिया था, और उसके बाद फिर मालूम पड़ा कि वो एक कार्यक्रम में मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और बता रहे थे कि इनका कानून का राज बहुत अच्छा है। तो अब राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट इसका भी संज्ञान नहीं लेगा, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सीजीआई जो है वो एसआईआर पर जो बहस चल रही थी उसमें कह चुके थे कि अखबार में कुछ छप जाएगा तो उस पर हम कोई नोटिस इशू थोड़ी कर देंगे। तो अब ये अखबार में या चैनल्स पर या हमारे यूट्यूब चैनल्स पर अगर इस तरह की विजुअल्स आ रहे हैं तो इसको संज्ञान लेने की सुप्रीम कोर्ट को कोई आवश्यकता नहीं है। भाई, जब तक ये अब ये पूछा जाना चाहिए कि अगर पुलिस इस तरीके से लोगों के घरों में घुस रही है तो आखिर क्या इनके पास कोई सर्च वारंट है जिस सर्च वारंट को लेकर ये घुसे? क्या पुलिस को इस तरीके का अधिकार है कहीं भी घुस जाने का, किसी के घर में जाकर करने का? तो अगर इसका भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा तो किसी दिन पुलिस में सुप्रीम कोर्ट में भी घुस जाएगी इस तरीके से। कुछ भी हो सकता है फिर तो, अगर पुलिस राज ही आना है इस तरीके से और पुलिस को ही सारी चीज़ें तय करनी है, कल को जज साहब की भी तय करने लग जाएगी फिर, अगर आम आदमी की तय कर रही है। मुझे लगता है कि इस मामले का सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ये किस तरीके के मूव चल रहे हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी इससे जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है राजीव जी। अब जो इंदौर का मसला है राजीव जी, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि निर्दयता और क्रूरता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की निकल कर सामने आ रही है। अब वहाँ उनका आपसी झगड़ा है, उसकी वजह से है, या प्रशासन वहाँ जो है वो नहीं सुन रहा था। अगर प्रशासन नहीं सुन रहा था तो ये डबल ट्रिपल इंजन की सरकारों में प्रशासन इतना राजीव जी बेकाबू कैसे हो गया कि वहाँ बात ही नहीं सुन रहा है, महापौर की बात नहीं सुन रहा है, वहाँ मंत्री हैं उनकी बात नहीं सुन रहा है। अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो ये सरकार बनी हुई क्यों है? भाई, कहा तो ये गया था मोदी जी की तरफ से कि मिनिमम क्या गवर्नमेंट और मैक्सिमम क्या गवर्नेंस, कुछ इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की गई थी। तो ये कौन सी मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम जो है वो गवर्नेंस दिखाई पड़ रही है, बताया जाए। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए मोदी जी से। और राजीव जी, मोदी जी तो ड्रोन लेकर देख लेते हैं सब जगह कहाँ क्या चल रहा है।
कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी देख लेते हैं, पुल बन रहा है वो भी देख लेते हैं। तो मोदी जी का ड्रोन जो था ये क्यों नहीं देख पाया कि वहाँ जो गंदा पानी पिलाया जा रहा है, लोगों की जान जा रही है गंदे पानी से। तो मोदी जी का ड्रोन जो है क्या उनके मतलब की चीज़ें देख पाता है, बाकी सब नहीं देख पाता है? तो ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि कहा जाए कि सिस्टम है, सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम फेल हो गया। और सिस्टम तो फेल हो ही जाएगा, जब मोदी जी का बनाया हुआ सिस्टम है तो फेल तो होना ही है। मोदी जी फेल हो रहे हैं, सिस्टम भी फेल हो रहा है। मोदी जी ठीक होते हैं तो सिस्टम भी ठीक रहता है। भाई पर्ची के मुख्यमंत्री जब निकलेंगे तो सिस्टम ऐसा ही बनेगा। मालूम है कि पर्ची से निकले हैं, पर्ची किसी दूसरे की निकल आएगी तो वो बन जाएगा। तो कोई आदमी काम क्यों करेगा? जब राज्य की पर्चियां निकलनी हो, पर्चियों से ही जब तय होना है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन विधायक बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो पर्चियां हैं, पर्चियां में जिसका भाग्य होगा वो बन जाएगा। तो काम करने की आवश्यकता तो किसी को है नहीं। काम करने की आवश्यकता तब होती है जब जनता के बीच जाना पड़े, जनता के सवालों के जवाब देने पड़े। तो इसी सब निश्चिंत है, तो सिस्टम तो फेल होगा ही। अगर सिस्टम फेल हो रहा है तो सिस्टम फेल होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस्तीफा किसका होगा? हालांकि कोई नहीं लेगा। अभी हम लोगों के बीच में राजीव जो विजुअल चल रहा है, ये यूथ कांग्रेस ने वहाँ जो है उनको डुबोया है पानी में, अपने विजय वर्गीय साहब को, घंटा वाले बाबा को। तो अब ये डूबे या ना डूबे राजीव जी, तो बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है। काम तो ऐसा था कि चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए था, ये पानी बहुत ज़्यादा ले लिया इन कांग्रेसियों ने। तो जो बात कही थी उन्होंने, तो उसके लिए चुल्लू भर पानी काफ़ी था डूबने के लिए। तो इतना भारी जल के बीच ले आकर जाने की आवश्यकता क्या थी? बहरहाल राजीव जी, मंत्री जी चाहे कुछ करें, कुछ भी बोलें, सरकार को निश्चित तौर पर चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अगर उसके रहते हुए नागरिकों को शुद्ध पानी भी नहीं मिल सकता और उसकी जान जाने पर आप हाईकोर्ट में जाकर भी मिथ्या वाचन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब ही जाना चाहिए।